हेलो एवरीवन। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हमारे कुछ ग्राफ हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ, जैसे टेम्परेचर हो गया हमारा, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी करती है। तो ऐसे ही तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इस तरह से टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे अलग अलग ग्राफ हैं, अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से। तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होएगा ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर कार्बन रजिस्टर्स इंक्रीज। देखो मतलब एक तरह से जब टेम्परेचर इंक्रीज होएगा ना, तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कार्बन रजिस्टर्स इंक्रीज होएगी। एट वेरी लो टेम्परेचर इट इंक्रीजेज नॉन लीनियरली, बट एट रूम टेम्परेचर इट इंक्रीजेज लीनियरली। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर तो ये लीनियर वे में इंक्रीज करेगी, और जो लो टेम्परेचर के ऊपर ये नॉन लीनियर वे में इंक्रीज करेगी। तो हमारे रेजिस्टेंस का एक तरह से फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, कि R इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, इसे कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ऐसे हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टिविटी नोट इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो इसमें जो गामा हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहा जाता है और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी भी। तो अगर R1 और R2 की रेशियो निकाल लें, कि दो रेजिस्टेंस हमने ले ली, तो यहाँ पर R1 हो जाएगा, तो R1 और R2 की रेशियो निकाल लें, तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी है, तो वो तो हमारा सेम रहेगा दोनों केस में, कि अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज करें। ठीक है, तो देखो, तो R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, R0 बाई R0 1 प्लस डेल्टा गामा 1 प्लस गामा डेल्टा T1 एंड 1 प्लस गामा डेल्टा T2। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और हमारा गामा सेम रहा। ठीक है, तो यहाँ से R0 से R0 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी R1 की वैल्यू आ गई 1 प्लस गामा डेल्टा T1, R2 1 प्लस गामा डेल्टा T2। ये हमारी इन दोनों की रेशियो आ गई। तो ये हमारा आ गया कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो इस टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमने सर्किट डायग्राम ले लिया, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसकी लेंथ हमने स्मॉल एल ले ली, एरिया ए ले लिया और पोटेंशियल भी ले लिया। आई हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो आई क्या ले लिया, करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। तो एल लेंथ ऑफ का कंडक्टर के थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा है, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो ई माइनस है वो होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और एम मान लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे हमने कुछ जैसे हमने आई को करंट मान लिया, ऐसे कर करके हमने अलग अलग साइन डिनोट कर दिए अलग अलग वे से। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं करंट हमारा क्या आ गया, NEAVD। देखो ये हमने पहले भी कैलकुलेट करा हुआ है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। क्योंकि देखो अगर हमारे स्मॉल एन की बात करें, तो वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एन क्रॉस वी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये एन क्रॉस वी हम कर रहे हैं, और हमारा ये फॉर्मूला हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि आई इक्वल टू NEAVD। और VD मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमें पता है, E टॉर्क बाई M। टॉर्क हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर हम VD की वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो क्या क्या होगी, हमारा करंट का रिलेशन आ जाएगा NEA टॉर्क बाई M। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा करंट आ गया NE² टॉर्क बाई M। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, तो इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करें
तो एन ई स्क्वायर ए पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ टॉर्क बाय एम। यहाँ से हमारा करंट हो गया एन ई स्क्वायर ए वी टॉर्क बाय एम एल। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। और हमें पता है कि जो V बाई आई है, ओम लॉ से हमें पता है कि रेजिस्टेंस होता है। तो अगर V बाई आई करें हम, तो V बाई आई क्या होगा हमारा, तो एक V से एक V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। तो यहाँ से हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। ठीक है, तो ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट होगी जिसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज़ करा है। और हमें पता है रेजिस्टेंस होती है रो एल बाई ए। तो इनको कंपेयर करें अगर, रो एल बाई ए इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टॉर्क के। तो यहाँ से एल से एल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया। तो हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई एम बाई एन ई स्क्वायर टॉर्क। तो इससे हमें पता लग गया कि जो रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम से। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या था, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में के सक्सेसिव कोलिजन का बीच का टाइम। ठीक है, तो एक तरह से पता लग गया कि हमें जैसे जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होएगी। सो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। तो टेम्परेचर बढ़ने से टाइम, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होएगा, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी और हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे आज का टॉपिक हो गया जो कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। तो थैंक यू।